माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये आप फर्स्ट टाइम आप जानने वाले हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा 10th क्लास में हमने जब फर्स्ट टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस वर प्रीटी मच इजी, ठीक है, इजियर देन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी टॉपिक आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जो लेवल होता है वो बहुत इजी होता है। सेम वे में अब आप जीपी जो है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 के वो बहुत इजी है। तो मैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, कीपिंग दिस इन माइंड कि आपका हर तरह का कंसेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आई विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जीपी क्या होता है। तो जीपी जानने के लिए मैं आपको साथ ही साथ एपी के साथ कंपेयर करवा के एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने पढ़ा था एक स्टैंडर्ड एपी ऐसा होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d और ये चलता रहता है। ये एक स्टैंडर्ड एपी था, जानते हैं। तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यानी कि बेसिक डिफरेंस ये है कि एपी जो होता है उसमें कोई भी एक कॉमन टर्म जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो ऐड होती रहती है या सब्ट्रैक्ट होती रहती है। तो यानी कि जो जीपी एपी होता है वो एक सेम डिफरेंस के साथ आइदर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड जीपी में एक सेम टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो, वो टर्म मल्टीप्लाई होती जाती है या फिर डिवाइड होती जाती है। यानी कि जीपी के इंक्रीज होने का जो रेट होता है वो कंपैरेटिवली एपी से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें टर्म सिर्फ ऐड होती है, यहां पे टर्म मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा स्पीड जो है वो ज्यादा रहती है। हम कई बार बोलते हैं ना कि दिस थिंग इज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली, तो दैट मीन्स उसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड जीपी है, ये एक स्टैंडर्ड एपी है। यहां पे डी को बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यहां पे आर को बोलते हैं कॉमन रेशो। और ये निकालेंगे कैसे, A2 अपॉन A1। ये कैसे निकालते थे, ये निकालते थे A2 माइनस A1 करके, राइट। तो हम साथ साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं दोनों को। अब आपने एपी में पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला विच वाज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से जीपी में भी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है यानी an का ए आर की पावर n माइनस 1। तो ये है फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म। ए वही है फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो है, ऐसे निकलेगी, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। इसके बाद आपने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करते थे हम। उसी तरह यहां पे भी हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये जनरली बोला जाता है कि आर का जब भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये यूज करो, और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो आप 1 को पहले रख देंगे और आर को बाद में, ठीक है। तो जब भी आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ऑल्दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी केस में ये फॉर्मूला लगा लें या ये फॉर्मूला लगा लें, दोनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने पढ़ा था एस एन के बारे में, ये ए एन के बारे में, इनका कंपैरिजन भी हो गया। अब इसके बाद यहां पे था ए बी सी आर इन ए पी इफ उसकी कंडीशन थी कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए। पहले दो का डिफरेंस और अगले दो का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फिर आप कह लो कि ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन होती थी एपी की। और यहां पे ए बी सी आर इन जीपी इफ, अगर आप जीपी में रखना चाहते हो तीन टर्म्स को, तो पहले दो की रेशो और अगले दो की रेशो सेम होनी चाहिए, यानी बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी होना चाहिए। या फिर आप इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अब आप क्या याद रखेंगे, अगर तीन टर्म्स एपी में है तो मिडल वाली टर्म बी है, मिडल वाली टर्म का जो ट्वाइस होता है वो बाकी दो टर्म्स के सम के इक्वल होना चाहिए। और अगर एबीसी जीपी में है तो मिडल वाली टर्म का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था इसी साल ही, एम का, जो कि था a प्लस बी बाई 2। वैसा ही एक फॉर्मूला
GM का भी है, AM यानी ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, और GM यानी ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है √AB। ठीक है, तो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज। मैंने आपको AP और GP दोनों को कंपेयर भी करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 से। ये एक्सरसाइज 9.3 विच इज बेस्ड ऑन GP, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ द GP। ये आपको GP गिवन है। तो जैसे बेटा आप AP का कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने वाले होते थे तो हमारा टारगेट होता था किसी तरह A और D की वैल्यूज पता चल जाए, क्योंकि वंस यू नो द वैल्यूज ऑफ A एंड D, उसके बाद आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम AP पे बेस सॉल्व कर सकते थे। उसी तरह GP में अगर आपको A और R के बारे में पता चल गया तो आप कोई भी वैल्यू, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक GP है। इस GP में फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 5/2 है। R हम निकाल लेंगे। R का फॉर्मूला होता है A2 अपॉन A1। तो ये बनेगा 5/4 अपॉन 5/2। 5 से 5 कटेगा, 2/4 बन जाएगा, तो जो कि 1/2 आ जाएगा। तो R की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, सो नाउ हमें nth टर्म निकालनी है और 20th टर्म भी। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। यहां पे मैं A और R की वैल्यूज डालूंगा। A की वैल्यू है 5/2 और R की वैल्यू है 1/2n-1। वैसे ही nth टर्म तो आ चुकी है, बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? 5 को अलग कर दो, ये जो नीचे वाला 2 है उससे अलग कर दो। क्यों अलग किया? क्योंकि अंदर भी 1/2 है, बाहर भी 1/2 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर ऐड हो जाएंगी, राइट, पावर बढ़ जाएंगी। तो nth टर्म आ जाएगी 5 × 1/2n। तो ये बन गई है nth टर्म। अब आपसे क्या पूछा है 20th टर्म, तो इसमें n की जगह पे 20 डाल दो, दैट्स इट। तो n को 20 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा A20 = 5 × 1/2 अब इतनी बड़ी पावर हमने सॉल्व नहीं करनी है, तो इसको मतलब सिर्फ वही पावर सॉल्व करिए जिनका आंसर 4 डिजिट्स तक आता हो। 4 से ज्यादा अगर 5 डिजिट में आंसर पहुंच रहा है तो उसको छोड़ दो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा आएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Here in this question, find 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? आपको एक तो 8th टर्म दे रखी है 192 और कॉमन रेशियो दे रखी है 2। बेटा यहाँ पे मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा nth टर्म का, जो कि होता है AR⁻n-1, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। n की प्लेस पे यहाँ पे हमने 8 पुट किया, तो ये बन गया AR⁻7। अब मैं r की वैल्यू हमें गिवन है वो 2 पुट कर दूंगा। अब 2⁻7, 2 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 128 आता है। तो 128 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो इससे मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 192/128। 64 के टेबल से कटेगा, 64 3 दा 64 2 दा। तो इससे मेरे पास a भी आ गया और r पहले से ही पता है। क्वेश्चन में बोला फाइंड 12th टर्म। सो नाउ अगर मुझे 12th टर्म चाहिए तो उसका फॉर्मूला AR⁻12-1, राइट, यही होगा। तो अब इसमें मैं a और r की वैल्यू डालता हूं। a की वैल्यू 3/2 है और r की वैल्यू 2 है, पावर में 11 आ जाएगा। ठीक है ना, तो r की वैल्यू 2 डाल दी है। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻11 है, तो कट के 2⁻10 रह जाएगा। अब 2⁻10 तक आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1024, जो कि आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3072 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GP आर P Q एंड S रिस्पेक्टिवली, और आपको शो करना है कि Q² की वैल्यू PS है। या फिर यही वाला क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके ये आ सकता था कि शो करो कि PQS आर इन GP। ठीक है, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो दोनों एक ही तरीके के हैं। तो मैं इस क्वेश्चन से वो दोनों ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 17 भी। तो सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है कि जो 5th टर्म है GP की वो P है, 8th टर्म Q है और 11th टर्म S है। बेटा 5th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा AR⁻5-1 यानी 4, 8th टर्म का हो जाएगा AR⁻8-1 यानी 7 और 11th टर्म का हो जाएगा AR⁻10। तो इस तरह हमारे पास P, Q और S की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब आप ये प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें बस P और Q की वैल्यूज डाल दो, उससे आसानी से प्रूव हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं कैसे करने वाला हूं, नाउ पी एस, मैं RHS ले रहा हूं, पी एस, पी और एस किसके इक्वल है, ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10। ठीक है, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। सो इन दोनों में से कौन सी पावर है जो कॉमन ली जा सकती है, ऑब्वियसली सिर्फ 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब ये ए आर की पावर 7 किसकी वैल्यू है, आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है क्यू की, तो ये बन जाएगा पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में प्रूव करना था हो चुका है, तो इतना ही है क्वेश्चन नंबर 2। बट अगर ये चीज प्रूव करनी हो तो ये भी हो चुकी है। आपको याद है ना, जब भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि ए बी सी आर इन जीपी, मैंने अभी लिखवाया था आपको। तो उसी तरह ये क्यू का स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू जो है वो मिडल वाली टर्म है। अब स्टार्टिंग और एंड वाली टर्म में आप जिसको मर्जी पी लिख दो, जिसको मर्जी एस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीपी ही रहेगा। सो ऑल्सो वी कैन राइट दैट पी क्यू एस आर इन जीपी। तो इस तरह से जीपी प्रूव करने वाले क्वेश्चन प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक जीपी गिवन है, जैसे एक जीपी है 3√3, फिर है 3√3 एंड सो ऑन, और आपसे पूछे कि 729 कब आएगा, यानी विच टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी 729, ये पता लगाना है। ठीक है, तो आइए चलिए पता लगाते हैं। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी टांग गलत कर ली, पहले √3 फिर 3 आएगा। ओके, मुझे पता लगाना है ये कौन से नंबर पे आएगा। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले तो इस जीपी के बारे में आप क्या जानते हो, फर्स्ट टर्म √3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स है, तो तीनों एक जैसे ही है, तो उसमें से मैंने आपको एक यहां पे करवाने वाला हूं। ए की वैल्यू √3 है, आर होता है A2/A1, राइट, तो ये बन जाएगा 3/√3 और ये कटिंग करके √3 आ जाएगा। इसके अलावा हमें लास्ट टर्म भी पता है 729। सो नाउ an का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, राइट। तो अब an की वैल्यू अगर 729 है, a की वैल्यू √3 है और r की वैल्यू भी √3 है, तो ये क्या बनने वाला है अब आगे, 729 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो ये पहले जाएगा 243 पे, देन 81 पे, देन 27 पे, देन 9 पे, देन 3 पे और देन 3 पे। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम, तो इसे मैं 3 की पावर 6 लिख सकता हूं। इससे √3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो √3 की पावर n आ जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n-1 है, तो n बन गया। अब अगर आपको n निकालना है तो दोनों साइड पे बेसिस सेम होने चाहिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ। मगर यहाँ पे बेस है 3, यहाँ पे बेस है √3, अभी तो कंपेयर नहीं हो सकता, मगर मैं बेस सेम बना सकता हूं। इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट, लिख सकते हैं ना। तो अब इससे क्या बन जाएगा, ये √3 की पावर 2 6 12 बन जाएगा और सामने √3 की पावर n आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इससे n की वैल्यू 12 आ जाएगी एंड दिस विल बी द आंसर। तो दैट मीन्स इस जीपी के अंदर जो 12th टर्म है उसकी वैल्यू है 729। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको कोई 3 टर्म्स दे रखी हैं जिसमें बताया हुआ है कि तीनों टर्म्स जीपी में है। तो मान लीजिए एक टर्म है 4/5, नेक्स्ट है x और नेक्स्ट है 5/4 r इन जीपी। तो आपको फाइंड करना है x। तो बेटा जब भी 3 टर्म्स जीपी में होती है, व्हेन ए बी सी आर इन जीपी, तो इसकी कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी और पहले भी बताई थी कि मिडल वाली टर्म का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब सिमिलरली इसी तरह अगर मैं यहां पे जाऊं तो सिंस 4/5 x एंड 5/4 r इन जीपी है, तो इसका मतलब मिडल वाली टर्म का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसे अब आप 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो x² की वैल्यू 1 आएगी और x² की वैल्यू 1 आने से x की वैल्यू बन जाएगी +-1। यानी आप यहां पे +1 डाल दे चाहे -1 डाल दे,
ये तीनों नंबर्स हमेशा जीपी में आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए उसमें ऑर्डर जो है क्वेश्चंस का गलत हो गया था। दोज वर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इफ फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की वैल्यू -3 है, तो आपको सेवेंथ टर्म निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। A4 फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर 4 - 1 यानी 3, और सेकंड टर्म का होगा AR की पावर 2 - 1 यानी AR ही रहेगा। ये आ गया। अब यहां से आ गया AR³ इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो A² R²। अब आप दोनों तरफ से कुछ टर्म्स जो है वो कट कर सकते हो, जैसे A से A कट सकता है और R² से R² कटेगा तो R इज इक्वल टू A आ जाएगा, और A की वैल्यू हमें -3 गिवन है, तो इसका मतलब A और R दोनों की वैल्यू -3 होगी। सो नाउ हमें पूछा है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर 6। अब A की वैल्यू -3 है, R की वैल्यू भी -3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की पावर 7 बन जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 6 तो जनरली याद होता है स्टूडेंट्स को 729। अब उसको एक बार फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2187, और क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो 7 से लेके 10 तक जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सिमिलर है। उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए, एक 7 और एक 10। इन दोनों में आपको SN का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सम पूछा गया आपसे। इस क्वेश्चन में आपसे 20 टर्म्स का सम पूछा है, जबकि इस क्वेश्चन में आपसे n टर्म्स का सम पूछा है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखते हैं। सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाना, तो A की वैल्यू है 0.15, R होता है A2/A1। तो अगर A2 को A1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.1 आ जाएगी। तो ये R की वैल्यू 1 से छोटी आई है, रिमेंबर। तो 1 से छोटी हो तो फॉर्मूला अलग होता है, तो n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। सो नाउ SN का फॉर्मूला हम यूज करते हैं A इंटू 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R वेन एवर R इज लेस देन 1, जैसा कि इस केस में है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। A की वैल्यू 0.15 पुट कर दूंगा, और R की वैल्यू 0.1 और N की वैल्यू 20। ठीक है, ये अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आ जाएगा 1 - R जो है वो 0.1 है, तो ये बन जाएगा 0.9। ठीक है, अब 0.15 के नीचे 0.9 आएगा, और ये जो बाकी की टर्म है ये तो सॉल्व नहीं हो सकती डेफिनेटली, मगर ये सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग करें, डेसिमल से डेसिमल रिमूव करें, तो 15/90 आएगा, और 15 के टेबल में 90 जो है वो पूरा कट जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1/6। बस इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां पे आते हैं, यहां पे ये एक सीक्वेंस है, A की वैल्यू x³ है और R जो है वो A2/A1 करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। ये उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर दिया हुआ है कि x की वैल्यू +-1 नहीं होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू +1 या -1 हुई तो ये सीक्वेंस में सारी टर्म सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे आप जीपी नहीं बोल सकते फिर। तो नाउ SN का फॉर्मूला, अब इस बार हमें ये मालूम नहीं है कि R जो है उसकी वैल्यू क्या है। इनफैक्ट पता है हमें x का स्क्वायर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। बट अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो R जो है वो 1 से छोटा भी आ सकता है। तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा लें या दूसरा फॉर्मूला लगा लें, दोनों ही एप्लीकेबल है, यहाँ पे दोनों ही आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार हमने <1 के लिए यूज कर लिया है, यहाँ पे <1 वाला यूज कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू है x³, R की वैल्यू है x² और पूरे की पावर में n आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा R² -1, एंड दैट्स इट। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करनी है ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म में क्योंकि सिग्मा आया हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते ही ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाएगा कि अरे ये टर्म क्या आ गई यहाँ पे। बेटा इसका सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी आपको सम करना है कितनी टर्म्स का, फर्स्ट से लेके 11 टर्म।
1 से लेके 11 टर्म्स तक पहली 11 टर्म्स का सम चाहिए, और ये आपको दे रखी है जनरल टर्म। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, आप पहले k की जगह 1 डालेंगे तो इससे आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, प्लस k की जगह पे 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, k की जगह पे 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरह से कितनी टर्म्स का सम चाहिए, 11 टर्म्स का। तो लास्ट टर्म हो जाएगी 2 + 3 की पावर 11। बस इनका सम निकाल लेना, दैट्स इट। तो अब ये कैसे निकालें, सबसे पहले तो देखो ये जो 2 है ये कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, नो, कितनी बार आ रहा है, 11 टर्म्स है तो 11 टाइम्स आएगा ना, तो 2 × 11 कर देंगे तो ये तो 22 बन जाएगा। बाकी की जो बची हुई टर्म्स हैं ये एक सीक्वेंस है जिसे हम जीपी बोल रहे हैं, जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये तो बन गया 22, ये सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, और r अगर अपन निकालेंगे a2/a1 तो वो भी 3 आएगा। अब इसमें आपको sn का फॉर्मूला लगाना है और n की जगह पे 11 पुट करना है। तो फॉर्मूला होगा a × r की पावर n-1/r-1, दैट्स इट। अब ये इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 3 की इतनी बड़ी पावर हम सॉल्व नहीं करेंगे, और 3 - 1 करके 2 आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, और उन्हीं तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो हमें कॉमन रेशियो भी फाइंड करनी है और टर्म्स भी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट द 3 टर्म्स इन जीपी बी, फर्स्ट टर्म a, सेकंड AR और थर्ड को मैं AR² ले लूंगा। ठीक है, आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये वाली टर्म्स लेके। ठीक है, ये टर्म्स लेके भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैं यही टर्म्स ले रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है a³ r³ = 1। यहां से AR³ = 1 आएगा, तो क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बनेगा, तो AR की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, आगे क्या गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग। सो नाउ हमें तीनों का सम गिवन है, AR और AR² का सम जो है वो 39/10 है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसमें a की वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं किसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/r आ गई। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, a की प्लेस पे आ गया 1/r, तो यहाँ पे बनेगा 1/r × r, नेक्स्ट बनेगा 1/r × r²। तो थोड़ी बहुत जो कैंसलेशन हो सकती है ये कर देंगे हम। तो व्हाट डू वी गेट नाउ, वी गेट 1/r + 1 + r = 39/10। इससे एलसीएम लेके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 + 10r + 10r² = 39r। ठीक है, अब a की साइड पे हम ले आते हैं इसको, मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूं ताकि बाद में दो केसेस बनने एक्चुअल में। तो 10r² आ गया, और इन दोनों को इसको इधर लाके सॉल्व करेंगे, -29r + 10 = 0। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, 10 × 10 = 100 होता है, तो 100 के फैक्टर बनाने हैं तो एक बनेंगे 25r और एक 4r = 0। ठीक है, अब पहले दो में कॉमन आएगा 5r, अंदर बचेगा 2r - 5, अगले में -2 कॉमन आएगा तो 2r - 5 = 0। तो दो बन जाएंगे फैक्टर, एक आ जाएगा 5r - 2, एक आ जाएगा 2r - 5। तो यहां से r की वैल्यू 2/5 आएगी, यहां से r की वैल्यू 5/2 आएगी। रिमेंबर a जो है वो 1 ही बन जाएगा। कैसे, अगर r की वैल्यू 2/5 है, सॉरी नॉट 1, तो अब अगर r की वैल्यू 2/5 है तो फर्स्ट इक्वेशन में 2/5 डालेंगे तो a की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, और अगर r की वैल्यू 5/2 है तो a क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर द 3 नंबर्स आर, पहला नंबर था a, तो a कितना है 5/2। फिर नेक्स्ट है a × r, a को अगर आप r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा। आगे आप r मल्टीप्लाई करते रहिए, इसमें फिर से r मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, तो ये 3 नंबर आ जाएंगे। अब यहां से भी निकाल लेते हैं, द 3 नंबर्स आर, पहला है a विच इज 2/5। अब इसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा,
फिर से r मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 बनेगा, यानी नंबर यहां से भी वही आ रहे हैं, वहां से भी वही आ रहे हैं, बस ऑर्डर डिफरेंट है। ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जिनका सम 39/10 आएगा, आप चेक कर सकते हो, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल बी 1। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम ऑफ 120। तो यानी क्लियर है, ये हमें एसएन गिवन है और ये एक एपी भी गिवन है। इस एपी के अंदर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है 3 है, आर की वैल्यू बन जाएगी 3² यानी कि 3 आ जाएगा आर, और इसके अलावा एसएन हमें गिवन है 120। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसएन? एसएन का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 वेन एवर r इज ग्रेटर देन 1। यहां पे r जो है 1 से बड़ा ही था। तो चलिए a की वैल्यू मैं पुट करता हूं 3 और r की वैल्यू भी 3 और n हमें फाइंड करना है, और नीचे आ जाएगा 3-1 यानी कि 2। अब हम 3 से 120 को कट कर सकते हैं 40 पे, एंड इसके बाद ये बन जाएगा 3 की पावर n-1/2, राइट। 3-1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। देन 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80, 1 उधर जाके ऐड होगा तो बन जाएगा 81। अब n की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ बेसिस सेम होनी चाहिए। अब अगर हम 81 के फैक्टर बनाते हैं दैट बिकम 3⁴, तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि इस जीपी की 4 टर्म्स का सम 120 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Okay, in this question, the sum of first 3 terms of a GP is 16. Sum of first 3 terms यानी कि S3 आपको 16 गिवन है, और sum of next 3 terms भी आपको गिवन है। उसका क्या करना है वो भी हम देखते हैं। पहले sum of 3 terms के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे ना ही मुझे r की वैल्यू पता है ना ही a की वैल्यू पता है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ व्हाट? सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स 128 है। बेटा फर्स्ट 3 टर्म्स होगी a1 a2 a3, नेक्स्ट 3 होंगी a4 a5 a6। ठीक है, नेक्स्ट 3 यानी कि 4th टर्म 5th टर्म और 6th टर्म का सम हम कैसे लेंगे? हम S6 लिखेंगे और उसमें से S3 माइनस कर देंगे। देखो पहले 6 में से अगर आप पहली 3 टर्म्स हटा देते हो तो कौन सी टर्म बचेंगी? 4th 5th और 6th, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आपको दिया हुआ है 128। नाउ व्हाट? S3 की वैल्यू तो हमें गिवन है, S3 की वैल्यू है 16। तो इसका यूज करके हम S6 भी निकाल लेंगे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 144। अब क्या करना है? अब हम S6 का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे S3 का लगाया था। तो ये a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये है 144। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, a और r, इधर भी a और r। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि a भी सेम है, r-1 भी सेम है, तो इसलिए डिवाइड करने से कई टर्म्स कट जाएंगी। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में a इंटू आर की पावर 6-1 अपॉन r-1, और यहां पे है a इंटू आर की पावर 3-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 144/16। अब आप a से a काट देंगे, r-1 से r-1, ये भी इनफैक्ट पूरा का पूरा कट जाएगा 9 पे। तो अब यहां पे बचेगा क्या? r की पावर 6-1 अपॉन r³ - 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है? यहां पे छोटी सी ट्रिक का मैं यूज करूंगा। r की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं r³ का स्क्वायर, और इसको 1 को 1 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहां पे मैं न्यूमरेटर में a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। ठीक है, तो वो आ जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा r³ - 1 इज इक्वल टू 9। ये कटेगा। अब यहां से r³ 1 जो है उधर जाके माइनस होगा तो r³ 8 आ जाएगा। अब क्यूब को उधर ले जाएंगे, क्यूब रूट बनेगा, तो r की वैल्यू 2 पता चल गई। तो मुझे r पता चल गया, मुझे निकालना क्या है? सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, यानी SN निकालना है। अब SN निकालने के लिए a और r दोनों चाहिए। r तो निकल गया, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल के a भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर r की वैल्यू 2 है तो ये तो 1 बन जाएगा, 1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 - 1 हो जाएगा 7, तो a की वैल्यू 16/7 आ जाएगी। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज r, तो इसलिए अब हमारे लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है SN निकालना। तो SN निकाल लेता हूं मैं जल्दी से। सो नाउ
एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स लिखा है तो इसलिए n की जगह n ही रहेगा। आप a और r की वैल्यूज डाल सकते हो। a की वैल्यू है 16/7, r की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन आ जाएगा। 2 माइनस वन तो 1 ही होता है, तो 16/7 2 की पावर n माइनस वन। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म पता है, सेवंथ टर्म भी पता है, तो आपको सिर्फ S7 निकालना है। तो बेटा अगर सेवंथ टर्म की वैल्यू है 64, तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 7 माइनस 1 यानी 6। अब यहां पे ए की वैल्यू भी हमें मालूम है 729। आर निकालने के लिए 729 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे 64/729। अब अगर आर निकालना है तो यहाँ पे भी पहले पावर 6 लानी पड़ेगी, और ये हम जानते हैं कि 2 की पावर 6 करने पे 64 आता है और 3 की पावर 6 करने पे 729। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखने से ये पावर जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो इससे आर की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, सो नाउ व्हाट अबाउट एस एन। देखो ये आर की वैल्यू 1 से छोटी आई है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। जब आर 1 से छोटा हो तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट। n की प्लेस में मैंने 7 पुट कर दिया है, तो अब मैं a की वैल्यूज भी डाल देता हूं, a और r की। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 729, ठीक है, और r जो है वो 2/3 की पावर 7 बन जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 729 2 की पावर 6 तो हम ऑलरेडी जानते हैं 64, एक बार और कर देंगे तो 128 बन जाएगा। 729 को भी अगर एक बार और कर दे तो पावर 6 करेंगी 2187, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 एलसीएम लेके 3 माइनस 2 यानी 1/3। तो ये आ चुके हैं आपके पास। अब आप ये वाले 3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2187। एंड व्हाट अबाउट द ब्रैकेट, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 2187 माइनस 128 बाई 2187। तो देखिए 2187 तो आपस में कट गया, तो सिर्फ यही माइनस करना है, दैट विल बी द आंसर। तो कैरी करेंगे तो 17 में से 8 गए तो 9, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5, देन उसके बाद 21 में से 1 गया 0, तो ये आ जाएगा 2059। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ जी, in this question find a GP for which sum of first 2 terms is -4 and fifth term is 4 times the third term। इस बार हमें GP फाइंड करना है। बेटा GP फाइंड करने का मतलब होता है हमें पहली 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी मिनिमम, और उसके बाद हम डॉट 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 लगा के लिख देंगे कि आगे ये हमारा GP आ गया है। तो अगर पहली 3 टर्म्स निकालनी है तो उसके लिए A और R दोनों पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फो है, फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म is 4 times the third term, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a r की पावर 5 माइनस 1 यानी 4, और थर्ड टर्म का होगा a r की पावर 3 माइनस 1 यानी 2। आप देख सकते हैं a से a कैंसिल हो जाएगा, इवन r स्क्वायर से ये भी कटेगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो इससे r आ जाएगा +-2। अब r या तो 2 है या फिर -2 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आगे की सिचुएशन देखते हैं। क्या गिवन है हमें गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4, यानी कि a1 प्लस a2 -4 है, -4 के इक्वल है। अब a1 का मतलब तो a ही होगा, और a2 का मतलब हो जाएगा ar। नाउ आई कैन टेक a कॉमन, ठीक है ना। तो अब यहां से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 -4 अपॉन 1 प्लस आर। अब आगे मैं 2 केस बना दूंगा, जब r की वैल्यू 2 है और जब r की वैल्यू -2 है। तो जब r की वैल्यू 2 होगी, यहां पे 2 पुट करेंगे तो a आ जाएगा -4/3। देयरफॉर द जीपी इज, जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म लिखते हैं a, फिर a में r मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3, फिर से r मल्टीप्लाई करेंगे -16/3 एंड सो ऑन। और अगर a की वैल्यू -2 है तो यहां -2 डालोगे तो 1 - 2 होगा -1, और माइनस और माइनस कट जाएगा तो a4 आ जाएगा। देयरफॉर द जीपी इज, फर्स्ट टर्म है 4, a होती है, फिर a इंटू आर करेंगे तो -8, फिर दोबारा इंटू आर करेंगे तो 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम चेक करना चाहें आंसर, ठीक है, तो इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का सम कितना बन रहा है, -2, पहली 2 टर्म्स का -12/3 आ रहा है, यानी कि -4, सही है। अब इनका भी -4 ही आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मर्जअप करके कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव कर रहे हैं। आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है, आप देख सकते हो बड़ी स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है। एक ही डिजिट रिपीट होती जा रही है, 8 देन 88 देन 888 देन 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। इसका n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, देखिए इसमें एक प्रॉपर टेक्निक का हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमें निकालना है n टर्म्स तक। सबसे पहले जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसे कॉमन निकाल लो। यहाँ पे 8 रिपीट हो रहा है तो 8 को कॉमन निकाल लेंगे। 8 को कॉमन निकाल लेंगे तो सारे ये 1 बन जाएंगे, राइट, 1 बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है और 9 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा 9, फिर 99, फिर 999 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। तो आप सोच रहे होंगे ये कॉमन निकाल के 9 क्यों बनाया। बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आए, 7 वाला आ जाए, 6 वाला आ जाए, 5 वाला आ जाए, 4 वाला आ जाए, सभी को करने का यही तरीका है। जब अंदर 9 बनेंगे तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा, बिना 9 बनाए इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ठीक है, अगर पहले से ही ओरिजिनली 9 है तो आपको कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है वो अभी मैं आपको बता ही रहा हूं। तो जब सारे 9 आ जाएंगे तो क्या करना है, पहले वाले 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1, फिर 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1। 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर। 999 को लिख सकते हो 1000 - 1, 1000 यानी 10 का क्यूब, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देख सकते हो यहां पे ना दो तरह की सीक्वेंस बन गई है। एक बन गई सबकी पहली टर्म ये वाली 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये n टर्म्स तक जाएगा। ये तो डेफिनेटली एक जीपी बन चुका है। और इसके अलावा ये -1 -1 रिपीट होता जा रहा है। -1 कितनी बार आया, n बार आया, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे आप Sn ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लो एंड देन यू विल गेट द आंसर। फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, और ये 1 इंटू n नहीं हो जाएगा। अभी r -1 को आप 9 लिख सकते हो एंड दैट्स इट, यही आपका आंसर है, ऐसे ही छोड़ देना। अगर इससे ज्यादा सॉल्व करना है तो ज्यादा से ज्यादा 8/9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8/9 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 80/81 इंटू 10 की पावर n -1, और 8/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर, तो 8n/9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका एक और वेरिएशन भी होता है क्वेश्चन में। अगर कई बार आपको यहाँ पे पॉइंट भी लगा के दे सकते हैं, 0.88, 0.888 एंड सो ऑन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी मैं साथ में यहीं पे सिखा देता हूं। आप जब 8 कॉमन निकालेंगे तो यहां 0.1 बन जाएंगे सारे, फिर 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा इसके बाद, ये जो 0.9 है इसे आप लिख सकते हो 1 - 0.1, 0.99 को 1 - 0.01, 0.999 को 1 - 0.001, और ये चलता जाएगा n टर्म्स तक। अब इसमें भी दो सीक्वेंस बन गई। पहली तो ये 1 1 1 वाली, तो 1 कितनी बार आया, n बार आया। इस बार 1 जो है पॉजिटिव में है, पिछले टाइप में 1 जो है वो नेगेटिव में था। एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है उन सब में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये एक जीपी बन जाता है। जीपी की n टर्म्स का सम ले लेंगे। इस जीपी में a भी 0.1 है और r भी 0.1 ही है। तो अब यहां पे भी फॉर्मूला लगा लो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। इतना हो गया आपका सॉल्व। इसे आप 0.9 लिख सकते हो, सॉल्व कर देंगे तो 0.9। तो अब आप पॉइंट से पॉइंट काट भी सकते हो, तो 1/9 आ जाएगा, यही आंसर है। इससे ज्यादा सोल्व करने तो बस ये 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/9n, फिर 8/9 को इनसे करेंगे तो 8/81 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर n। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने बोला है दो सीक्वेंस है, ये पहली सीक्वेंस है, ये दूसरी सीक्वेंस है, दोनों की दोनों जीपी हैं। इन दोनों सीक्वेंसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम निकालना है। प्रोडक्ट का सम, तो बेटा आपका रिक्वायर्ड सम क्या है? रिक्वायर्ड सम होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी पहली को पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 से, प्लस
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस यहां पे 16 है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और लास्ट में 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 64, ये 32 और लास्ट में 16। आप देख सकते हैं ये एक जीपी बन चुका है, जिसमें ए जो है 256 है और जो आर है वो A2/A1 करेंगे अगर आप, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जीपी है। तो देयरफॉर मुझे इसका सम निकालना है, कितनी टर्म्स का, 5 टर्म्स का। S5 का फॉर्मूला A इंटू आर की पावर 5 - 1/R-5। ठीक है, A की वैल्यू 256, R की वैल्यू 1/2। ओके, R की वैल्यू 1 से छोटी आई है तो हमें फॉर्मूले में 1 पहले लिख देना है, R की पावर 5 बाद में। ऑल दो आंसर सेम ही आना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो 1 - 1/2 की पावर 5 करेंगे तो 1/32 बनेगा, और नीचे 1 - R करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 256 है, ये एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 32 - 1/32, और नीचे आ जाएगा ये 1/2। अब 32 के टेबल में 1/2 कटेगा पूरे 8 पे। ठीक है, अब 8 पे ये कट गया और ये वाला 2 भी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 और 32 - 1 जो है 31 बन जाएगा। अब 16 1 दा 16 होता है, 16 3 दा 48 होता है, 48 में 1 ऐड होगा तो 49। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए मैं साथ में इसके करवा ही देता हूं। उसमें भी 2 सीक्वेंस दिए हैं। एक सीक्वेंस है AR स्क्वायर से लेके ARn-1, और दूसरी सीक्वेंस ये दे रखी है AR स्क्वायर से लेके ARn-1। आपको शो करना है, पहले तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट को निकालना है। ठीक है, एक नई सीक्वेंस बनानी है। तो न्यू सीक्वेंस क्या होगी, पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड को सेकंड से करेंगे, ये आएगा AARR, फिर थर्ड को थर्ड से करेंगे तो AAR स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी, AAR की पावर n-1 और बड़े R की पावर भी n-1। तो ये आ जाएगी एक न्यू सीक्वेंस जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट को करके आई है। अब आपको शो करना है कि ये जो न्यू सीक्वेंस है ये भी एक जीपी है। ये दोनों तो जीपी डेफिनेटली है ही है, दिख रहा है साफ, स्टैंडर्ड जीपी की फॉर्म में। आपको शो करना है ये भी जीपी है। कैसे हम शो कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जीपी है या नहीं, उनकी रेशोज चेक करके सेकंड और फर्स्ट टर्म की रेशो निकालते हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं A2/A1 निकालूं तो सेकंड टर्म है AARR/AA, तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल r आ जाएगा। ये आ गया सेकंड और फर्स्ट टर्म की रेशो। और अब मैं थर्ड और सेकंड टर्म की रेशो भी निकालता हूं। थर्ड टर्म है AAR स्क्वायर और सेकंड टर्म है AARR। A कट जाएगा, एक R से एक छोटा r, एक बड़े R से एक छोटा बड़ा R कट जाएगा, तो ये भी RR ही आ रहा है, सेम आ रहा है बेटा। तो सिंस A2/A1 और A3/A2 सेम आ गया, तो इसका मतलब द न्यू सीक्वेंस इज अ जीपी। तो ऐसे हमें पता चल गया कि ये जो न्यू सीक्वेंस है वो जीपी है, और इसकी कॉमन रेशो कितनी है, ये है कॉमन रेशो, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में करेंगे, एक पार्ट आज की क्लास में भी हम खत्म कर लेंगे, काफी लंबी क्लास हो चुकी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, जिसमें थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से बाय 9 और सेकेंड टर्म ग्रेटर है फोर्थ टर्म से बाय 18। ये देख रहे हो आप, कुछ अजीब सा हो रहा है, थर्ड टर्म बढ़ी है फर्स्ट से, इसका मतलब जीपी बढ़ रहा है। बट आगे बता हुआ सेकेंड टर्म बढ़ी है फोर्थ से, ये कैसे हो रहा है? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, ऐसा हो भी सकता है पॉसिबल या नहीं। सो लेट 4 numbers in GPB A, then AR square and AR cube. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड टर्म ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, तो गिवन है कि थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। चलिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, ए कॉमन निकाल के एक इक्वेशन बना सकता हूं, तो ये एक इक्वेशन मेरी बन गई। अब आगे बोला हुआ है
कि जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कौन है, ए आर, सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से बड़ी है, फोर्थ टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है, 18 बड़ी है। ठीक है, तो डिफरेंस भी बढ़ गया है। अब यहां से आप क्या कॉमन निकालोगे, ए और आर कॉमन निकालो, तो ये 18 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर मुझे ये दोनों को एक जैसा बनाना हो तो मुझे माइनस भी कॉमन निकाल लेना चाहिए। अगर मैं माइनस भी कॉमन निकालूंगा ना तो ये आर स्क्वायर और ये 1 बन जाएगा। तो अब क्या होगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर पाऊंगा बड़ी इजीली। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो ये बनेगा माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18/9। 18/9, ए से ए और आर स्क्वायर माइनस 1 से वो कट गया, 9 से ए कटेगा 2 पे, माइनस का साइन उधर ले जाएंगे तो आर की वैल्यू तो पता चल गई मुझे -2 है। अब ए कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 - 1 3 होता है, तो 3 को 9 के नीचे लेके जाएंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। Therefore, the 4 numbers are, 4 नंबर, पहला नंबर तो a ही होगा 3, सेकंड होगा a इंटू आर तो वो बनेगा -6, फिर इसमें दोबारा r मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर इसमें दोबारा r मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। ये 4 नंबर आ रहे हैं। आप चेक करें ये आंसर ठीक है या नहीं। उन्होंने बोला था थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ी है, कितनी, 9। ये रही थर्ड, ये रही फर्स्ट, कितना डिफरेंस लग रहा है आपको 12 और 3 में, डेफिनेटली 9 का है। अच्छा अब बताए सेकंड टर्म बड़ी है फोर्थ से, सेकंड टर्म -6 क्या -24 से बड़ा होता है, डेफिनेटली बड़ा होता है। नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -6 और -24 में डिफरेंस कितना है, डेफिनेटली 18 का है। तो ये आंसर सही है। यानी जब भी आर नेगेटिव होता है ना किसी जीपी में, तो एक टर्म पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरह से थोड़ा ऐसे वाले केसेस बन जाते हैं। जैसे थर्ड बड़ी थी फर्स्ट से, मगर सेकंड फोर्थ से छोटी ना होके बड़ी हो गई। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन कवर जो मैंने करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे। हमने जीपी की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।